होगा। और चीन और फिलीपींस में फिर से टेंशन बढ़ गई है। खबर देखिए, साउथ चाइना सी में दोनों के बीच में आर पार चीन फिलीपींस के जहाज टकराए। चीन ने फिलीपींस पर भड़काने का आरोप लगाया। फिलीपींस का कहना है कि जब वो मछुआरों को रसद पहुंचा रहा था तब चीनी तटरक्षकों ने वाटर कैनन से हमला बोल दिया। तो यहां पर भी क्या कुछ खास हो सकता है या ये स्कर्मिशेस यहां पर होते रहेंगे और यहां का यही स्वभाव है? जनरल सिन्हा, देखिए, ये जो 9 डैश लाइन वाली है ना, और जो सोल की लड़ाई है, सोल होता है एक आइलैंड की लड़ाई है। सोल सपोज इसके नीचे होता है। थोड़ा और हमारे दर्शकों को बताइए 6 डैश 9 डैश लाइंस के संदर्भ में। 9 डैश लाइन उन्होंने कर दिया, साउथ चाइना सी में एक 9 डैश लाइन खींच दी। स्पॉटी आइलैंड है और पर्सले आइलैंड है जो इनका द्वीप समूह है, उनको कह दिया ये मेरा है। जितने जमीन के अंदर में आपके बहुत तेल है, वहां बहुत खनिज है, वो सारा हम करेंगे एक्सट्रैक्ट। अभी उस लेवल पे तो आई नहीं है, अभी तो बस वही लड़ाई है और उसको कंटेस्ट किया जा रहा है। पूरा विश्व कहता है कि नहीं, जो आपका सी की लाइन है इसको आप कह ही नहीं सकते। 9 डैश लाइन है ही। नेवी की शिप्स दिख रही है तो नॉस्टैल्जिक फील कर रहा हूं। हाँ, प्लीज क्या देखिए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ एट सी 1982 जो कहता है कि 200 नॉटिकल माइल तक आपकी समुद्र होती है। तो ये 240 किलोमीटर पर ये जो आपका जो क्षेत्र है स्कार्बोरो और ये जो स्प्रैटली आइलैंड पे वहां है, वहां पर वो कहता है कि ये मेरा एरिया है और उसको अलग आइलैंड का नाम दे दिया है चाइना ने, और फिलीपींस कहता है कि मेरा एरिया है। भारत के शिप्स वहां गए कुछ दिन पहले और उन्होंने कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल किया। और आपको ये भी पता है कि ताइवान से हम कितने सारे समझौते कर रहे हैं, हम कितनी सारा एक तरह से कर रहे हैं, हम जापान में मिसाइल देने जा रहे हैं। आप कहते हो ना कि कोई दिक्कत नहीं है, हम बलगांव में हम अपने जो कहते हैं ना अपने चाइना नॉर्थ बॉर्डर पे हम लड़ेंगे। लिवरेज देने के लिए आपको पैसिफिक में जाना पड़ेगा। तो चाइना ये जो कर रहा है ना, कैनन मार रहा है, उनको तंग कर रहा है, उसको चाहिए मिसाइल हमारे से, इंडिया से चाहिए। लेसन फॉर लेसन समझिए, हमें वहां लिवरेज लेना होगा, हमें अपनी पैठ बनानी होगी। हम लगातार घुसपैठ कर रहे हैं साउथ चाइना सी में, और हमें इंडो पैसिफिक सिनेरियो में भारत को आज देखना पड़ रहा है क्योंकि वो जरूरी है भारत के लिए। इसलिए हम नौसेना की शक्ति लगातार बढ़ा रहे हैं और हम वहां जाके अपनी पैठ कर रहे हैं ताकि अगर हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर पे खतरा हो तो हम उसको लिवरेज कर सकें। अगली खबर, अब ये नेवल वाली खबर के बाद अब अगली खबर की तरफ चलता हूं। ये जरा एयरफोर्स के बारे में भी सुन लीजिए। भारत बनेगा राफेल का सबसे बड़ा ऑपरेटर। 2 लाख करोड़ रुपए के नए सौदे पर फोकस। एयरफोर्स ने रक्षा मंत्रालय को भेजा राफेल खरीदने का प्रस्ताव। 114 मेक इन इंडिया राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का प्रस्ताव। 60% से ज्यादा भारतीय उपकरणों का इस्तेमाल होगा इसमें। इस खबर के मायने आप समझते हैं जनरल सिन्हा? देखिए, ये तो सही है कि भारत बन जाएगा और 2031 तक सबसे बड़ा जखीरा आपके पास में होगा। 150 की बात हो रही है और 197 की बात। कैसे है इसको गिनना बड़ा जरूरी है। 36 हम लिए थे 2016 में और बड़ी लड़ाइयां हुई थी भारत के अंदर भी। अपोजिशन पार्टी कर दिया था, आपने भेज दिया देश। उसके बाद 36 के बाद 114 की बात हो रही है। यदि आप इसको जोड़ेंगे तो 150 बनता है। मगर इसके अलावा नेवी का 26 जो है राफेल एम वो भी आने वाला है, उसका 68,000 करोड़ का है और ये 2 लाख करोड़ 22 बिलियन डॉलर का है। तो देखिए आने वाले में समय में क्या होने वाला है। इसके अलावा एयरफोर्स का 40 और चाहिए इमीडिएटली हमें, और वो राफेल जो है बीएनसी है। बीएनसी सिंगल सीटर होता है, बी वाला डबल सीटर है और एक सिंगल सीटर है। तो हम इसमें लेंगे जो हमारे पास बनेगा, जो हमारे देश में 114 वो राफेल F4 एंड F5 हाई वर्जन है वो, और उसमें हमारे ही हथियार अस्त्रा की बात हो रही है, रुद्रा की बात हो रही है, जो ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन है उसको लगाया जाएगा। तो हम और तो ये मतलब दर्शक इस खबर को इस तरीके से समझे ना कि पहले जो राफेल पूर्ण रूप से आयातित था, अब वो राफेल हमारे घर में भी बनने की इस दिशा में हमने कदम बढ़ा दिए हैं। ये इसको इस तरीके से समझा जाए। यस, हाँ, फ्यूजलाज हमारा बनेगा। बात यही नहीं रुकती है, बात रुकती है इसका वर्जन क्या होगा। ये 5th जनरेशन फाइटर के लिए स्टेल्थ जो टेक्नोलॉजी है, शायद ये F-35 के टक्कर में हम कह रहे हैं अमेरिका के बनाने, चाइना का जो है एयरक्राफ्ट उसके साथ टक्कर में दे रहे हैं। राफेल प्रूवन एयरक्राफ्ट है, J-35 प्रूवन नहीं है। और फ्रांस जो है अगले 20 सालों तक इसी जहाज, 20 क्या करीब 30 सालों तक इसी जहाज को यूज करने वाला है। तो सारी मेंटेनेंस, सारी फैसिलिटीज हमारे पास उसका ऑलरेडी अनुभव है। और नेवी और आर्मी, नेवी और एयरफोर्स दोनों मिलकर यूज करेंगे। रडार हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर हो, जो एयर टू एयर मिसाइल हो,
न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो और स्टेल्थ के बिना वो दूर से ही पहचान सके और मार सके, इन कैपेबिलिटी के साथ ये बहुत बेहतरीन जहाज तो बनेगा। न सिर्फ अब एफिशिएंसी बढ़ेगी बल्कि ये भारत में भी इसका बहुत सारा निर्माण का हिसाब जो है वो भारत का होगा। इससे आप समझ सकते हैं कि कहां तो पूर्णतः आयात और कहां अब ये भारत में भी बनाया जाएगा और पहले से ज्यादा इफिशिएंट होगा। और भारत पर अमेरिकी टैरिफ को लेकर बड़ी खबर, मुख्य आर्थिक सलाहकार नागेश्वरन का बयान। वी अनंत नागेश्वरन ने कहा भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ हट सकता है, नवंबर तक अमेरिका हटा सकता है ये 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ। आप जानते हैं 27 अगस्त को अमेरिका ने ये कहते हुए जुर्माने के तौर पर ये एक्स्ट्रा 25% लगाया था कि आप रशिया से तेल खरीद रहे हैं, इसलिए आपके ऊपर ये प्यूनिटिव एक्स्ट्रा टैरिफ हम लगा रहे हैं 25% का। और उस 25% के लगने की वजह से ओवरऑल जो टैरिफ था वो 50% पहुंच गया था। अब ये 25% हटेगा तो वो 25 ही रह जाएगा। लेकिन इतनी जल्दी 27 अगस्त को ये लगाए जाने का ऐलान, और उसके बाद अब अभी देख रहे हैं कि अब ये हटाए जाने के संदर्भ में बात हो रही है। सितंबर पूरा नहीं हुआ है और अब ये ऐलान हो रहा है। सर इसका मतलब क्या है? आपको कहा था मैंने अक्टूबर तक इंतजार करिए। आपने दिवाली के कहा था। पहले पहले आपने कहा था कि मैंने हैप्पी तो दिवाली कहा हो था, जाए। मुझे हाँ। कोई डाउट नहीं है। और कल एक अच्छी मैसेज भी उन्होंने दिए, फोन किया है, विशेष किए प्रधानमंत्री को। और कल बर्थडे था और मेरा भी बर्थडे था, बड़ा अच्छा लगा। अरे मेनी हैप्पी रिटर्न्स सर, मेनी हैप्पी रिटर्न्स। तो बड़ा मजेदार लगा मुझे। हाँ। मैं जान रहा था कि ये होने वाला है। अरे तो आप हुआ। मोदी जी के साथ अपना बर्थडे शेयर करते हैं? अरे क्या बात है, ये तो बड़े बड़े खैर, वो सौभाग्य की बहुत बात। बड़े हाँ, व्यक्ति हैं। हाँ, मैं तो एक हम्बल, हाँ, लेकिन हाँ ये हाँ, जरूर हुआ। और उन्होंने कहा कि हम अच्छे मित्र हैं, जेंटलमैन। नरेंद्र खुद साइन किया उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे और अच्छी वार्म दिखाई। अब देखिए ये सब खत्म होने वाला है, क्योंकि और दूसरी बात समझो आप, उसके साथ पीएटआई का डील हमारा चल रहा है, हमने इंजन साइन कर लिया। डिफेंस कॉर्पोरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कोताही नहीं है। हम अच्छे से सारे बातें कर रहे हैं उनसे और सब कुछ खरीदे जा रहे हैं। अभी डील हो रही है कंक्लूजन, तो कुछ नहीं बदला अमेरिका से। ये टैरिफ का एक कहते हैं ना, बस वही थोड़ा सा मार दिया है हल्का, और जोर से जोर का झटका धीरे से लगे और खत्म हो जाए बस। और कुछ मेरी मानना ये है, ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ डील। आर्ट ऑफ डील जो अमेरिका का है ना, उसका पार्ट ऑफ डील है। देखिए 27 आर्ट ऑफ डील का पार्ट ऑफ डील है ये। और ये देखिए हम बहुत खुश हो जाएंगे। केवल एक चीज में खुश हो सकते हैं, मैं तो बहुत इसको सीरियसली ले रहा हूँ। देखिए रशिया से तेल हम खरीदेंगे, 25% निकाल दिया तो हमारी जीत, ये मैं मानता हूँ भाई। 25% भी बहुत बड़ी जीत है। ये कभी हम कहते हैं ना कि आप इतना ज्यादा ऊपर बना दीजिए लेवल मार्किंग और उसको थोड़ा लाइए, बोलिए जीत गए, ये नहीं है, ये गलत है सर। लेकिन बहुत सारी खबरें तैर रही हैं। एक तो डेड इकोनॉमी वाली जो बात हुई थी वो आप देख रहे हैं, उसके बाद ट्रंप को महसूस हो रहा है कि मैंने क्या। लेकिन दूसरे एक खबर और आई कि एक हमारे एक बंदरगाह में तेल से लदा हुआ एक जहाज पहुंचा था, वो जहाज फिर यहाँ के बजाय कहीं और आगे बढ़ा दिया गया। उस बीच में ये खबर आई, तो जरा इसके ही माने समझा, इसमें कुछ दम है या क्या है? देखिए इन सब में दम है साहब। ये ऐसे नहीं है कि हवा में ही नैरेटिव बने जा रहे हैं। हाँ। यदि उन्होंने लगाया 25% प्लस 25%, 50% में सबसे ज्यादा हम चल रहे हैं। हाँ। नवंबर में यदि हमारे हो गया, दिवाली के समय कुछ हो गया, हम खुश हो जाए, तालियां बजाए, घी लड्डू ना बांटे भैया, ये गलत होगी। तो ये मैं ऐसा है कि ये तो दिखाई दे रहा है कि जो कदम बड़े